दोस्तों नमस्कार। मैं निखिल आपके समक्ष शिक्षण में नवाचार के एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर, जिसे अपन दल शिक्षण कहेंगे, लेकर हाजिर हूँ मैं। जैसा कि इस टॉपिक से जुड़े हुए आज अपन 4 से 5 वीडियो कर चुके हैं। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप सभी से एक चर्चा करना चाहता हूँ। दोस्तों, इस पैंडेमिक महामारी में, यानी कि एक सर्वव्यापी महामारी में, आप सभी जो इस तरह से मेहनत करे जा रहे हैं, सबसे पहले तो आप सभी की मेहनत को सलाम करता हूं मैं। और निरंतर आज आप अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं। और साथ ही मैं आपसे अपील करना चाहता हूं कि आप अपने क्षेत्र से जुड़े हुए, यानी अपने परिवेश से जुड़े हुए लोगों को अवेयर करें और अपने आप की सुरक्षा करें और अपने परिवार की सुरक्षा करें। क्योंकि आप सब जानते हैं, ये विषाणु से युक्त एक बीमारी है, जो इसका पता अपन को इतनी आसानी से नहीं पता चलता है। तो खुद भी सतर्क रहे और अपने परिवेश में रहने वाले लोगों को भी सतर्क करें। तो दोस्तों, अपन अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आज अपना जो शिक्षण का बिंदु है वह है दल शिक्षण। सबसे पहले दल शिक्षण की बात करते हैं। तो दोस्तों, अपन आज दल शिक्षण के पॉइंट पे पढ़ेंगे। दल शिक्षण दल शिक्षण में अपने सामने दल और समूह, जिसे देखिए, दल दल का अर्थ होता है समूह। अब देखिए, दल किसका होगा? छात्रों का होगा या फिर शिक्षकों का होगा? देखिए, दल तो दोनों का होता है, छात्रों का भी हो सकता है और शिक्षक का भी हो सकता है। लेकिन इस दल शिक्षण में क्या बात हो रही है? दल द्वारा जो शिक्षण कराया जाता है, यानी कि शिक्षण कौन कराएगा? शिक्षक करवाएगा। तो यहाँ पे दल किसके लिए आया है? शिक्षण के लिए शिक्षकों के लिए आया है। यहाँ पे बालकों का भी दल होता है, लेकिन वो शिक्षण करने आए हैं, यानी वो खुद क्या करने आए हैं? पढ़ने आए हैं, यानी अधिगम करने आए हैं वे। तो देखिए, अब बात करते हैं सामान्य रूप से। जब अब उसकी सामान्य जानकारी देता हूँ आपको। सामान्य रूप से जब इसमें, यानी कि इस दल शिक्षण में, दो या दो से अधिक क्या शिक्षकों अर्थात विषय विशेषज्ञों द्वारा विषय के किसी प्रकरण को विस्तृत और व्यापक तथा पूर्ण चर्चा होती है और उस विषय वस्तु को बालकों तक सर्वश्रेष्ठ रूप में पहुंचाते हैं, तो इसे दल शिक्षण कहते हैं। अब दल शिक्षण की परिभाषा पढ़ लेंगे अपन। तो इसमें देखिए, दल शिक्षण में क्या होगा कि भाई, विषय विशेषज्ञ होंगे जो कि अपन को विषय का नॉलेज करवाएंगे। लेकिन इसके साथ में क्या होगा? उनमें विषय के किसी प्रकरण पर, यानी कि विस्तृत चर्चा होगी, व्यापक चर्चा होगी और पूर्ण चर्चा होगी। तथा क्या होगा? बालकों तक सर्वश्रेष्ठ रूप में पहुंचाएंगे वे जो शिक्षण गण आए हैं पूरे। परिभाषा में क्या पढ़ेंगे? जब किसी कक्षा कक्षा में विषय विशेषज्ञ शिक्षण समूह द्वारा अध्यापन कार्य किया जाता है, तो तब वह शिक्षण कौन सा कहलाता है? दल शिक्षण कहलाता है। देखिए, जब विषय विशेषज्ञ समूह द्वारा जब बालकों की, यानी कि कक्षा में अध्ययन करवाया जाएगा, तो क्या कहलाएगा? दल शिक्षण। जैसे एक ही प्रकरण पे, जैसे विज्ञान का कोई टॉपिक है, जैसे परमाणु ले लिया, तो परमाणु में 4 से 5 टीचर आकर, मिनिमम 2 से अधिक होने चाहिए और बाकी 4 से 5 टीचर मान लीजिए। तो इस टॉपिक पर 4 से 5 टीचर आकर अपनी अपने अपने अनुसार, यानी कि अपने यानी विषय के क्षेत्र के अनुसार वो अपन को पढ़ाएंगे। तो इससे बालकों में ज्ञान में अथाह वृद्धि होगी। इससे बालकों के ज्ञान में विभिन्न पक्षों से जुड़े हुए यानी तथ्यों का संग्रह होगा। तो इस प्रकार से यह जो दल शिक्षण विधि है वह अत्यधिक महत्वपूर्ण विधि है। देखिए, इस प्रकार से अपन पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। दल शिक्षण का प्रवर्तन या विकास या इसके खोजा किसने, ये बात करें तो 1955 में अमेरिका के छात्र थे, मिशिगन और हार्वे थे, जो कि हार्वर्ड विश्वविद्यालय के छात्र थे, जिन्होंने इस विधि की खोज की, प्रवर्तन किया और विकास किया। ये 1955 की बात है। अब कुछ मनोविज्ञान की परिभाषा के पहले कुछ पढ़ लेंगे अपन। इस संपूर्ण योजना में व्यावहारिकता और लचीलापन रखा जाता है। व्यावहारिकता और लचीलापन भी रखा जाता है कि कोई मान लो कि किसी यानी शिक्षक को आगे पीछे करना होगा, तो ये लचीलापन हो गया। इसकी समय सारणी में चेंज करना होगा, तो लचीलापन इस टाइप से कर सकते हैं। व्यावहारिकता तो व्यवहारिकता में व्यवहार दिखाते ही हैं। जो शिक्षण है, शिक्षक जो आते हैं उसमें व्यवहारिकता रहती है। हर एक बच्चे की वैयक्तिक विभिन्नता को समझते हैं, यही उनकी व्यवहारिकता समझ लीजिए आप।
जैसे उसमें और अपन आगे पढ़ेंगे, जिसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करके बालकों में वांछित परिवर्तन लाया जाता है। अब व्यावहारिकता और लचीलापन करेंगे तभी बालकों में क्या होगा, वांछित उनके यानी जो चाहे हुए क्या कहते हैं उनके उद्देश्यों के अनुसार बालकों में परिवर्तन होगा। देखिए कुछ परिभाषा पढ़ लेते हैं लाफांसी व रिचर्ड के अनुसार। समूह शिक्षण एक ऐसी युक्ति है जिसके द्वारा कई शिक्षक मिलकर शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सामान्य अनुदेशनात्मक क्रिया द्वारा मिलकर प्रयास करते हैं। और संप्रत्यय में यह विश्वास निहित होता है कि उद्देश्यों की सर्वोत्तम प्राप्ति असंबंधित प्रयासों की तुलना में सुसंबंधित सम्मिलित प्रयासों से की जाती है। देखिए इस जो परिभाषा में यही लाइन इम्पोर्टेंट है कि असंबंधित प्रयासों यानी व्यक्ति से जुड़े हुए यानी कि समूह को न लेकर सुसंबंधित अगर आप समूह लेकर क्या करो प्रयास कर देते हो, फिर उस समूह से छात्रों के ऊपर प्रयास कर देते हो, तो इस प्रयास से जो शिक्षण होगा वो बेहतरीन होगा, एक नवीन संप्रत्यय को लेकर पैदा होगा। इससे जो शिक्षण होगा वो एकदम यानी सटीक होगा और व्यापक रूप से ज्ञान में वर्धन करने वाला होगा। तो यही इस परिभाषा का अर्थ मान लीजिए आप। डेविड वॉवरिक ने कौन सी परिभाषा दी, तो टोली शिक्षण। देखिए इस जो सूक्ष्म अपने क्या कहते हैं दल शिक्षण है उसका दूसरा नाम टोली शिक्षण भी है, क्योंकि इसमें टोली यानी शिक्षकों की टोली आकर आपको पढ़ाती है तो टोली शिक्षण भी कहलाती है। टोली शिक्षण व्यवस्था एक शिक्षण व्यवस्था का ऐसा स्वरूप है जिसमें कई शिक्षक अपने स्रोतों, अभिरुचियों तथा दक्षताओं को एकत्रित करते हैं और छात्रों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षकों की एक टोली द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। देखिए इसमें विभिन्न शिक्षक आएंगे, फिर अपनी अभिरुचि और दक्षताओं से एकत्रित ज्ञान को क्या कहते हैं छात्रों में यानी कि क्या करेंगे, प्रस्तुत करेंगे, छात्रों के लिए प्रस्तुत करेंगे। तो यही क्या है डेविड वॉवरिक की परिभाषा है। शार्लिन और ओल्ड के अनुसार कौन सी है, तो दल शिक्षण अनुदेशनात्मक संगठन का वह प्रकार है जिसमें शिक्षण प्रदान करने वाले व्यक्तियों को कुछ छात्र सौंप दिए जाते हैं। शिक्षण प्रदान करने वाले को की संख्या दो या उससे अधिक होती है जिन्हें शिक्षण का दायित्व सौंपा जाता है, और एक ही छात्र समूह को संपूर्ण विषय वस्तु या महत्वपूर्ण भाग का एक साथ शिक्षण कराया जाता है। देखिए इसमें क्या होता है कि इस जो परिभाषा है उसमें क्या बताया कि छात्रों का यानी समूह में बांट देते हैं, फिर अलग अलग जो छात्र शिक्षक होंगे उनमें वो समूह के अलग अलग टीचर मिल जाएंगे। तो समूह जैसे जिस व्यक्ति के जहाँ पे कमजोरी है तो वो वहाँ पे जा सकता है उसकी बदौलत कि मुझे ये पढ़ना है, इसमें मेरी शिक्षण में कमजोरी है। तो इस प्रकार से छात्र यानी कि शिक्षण प्रदान करने के लिए व्यक्तियों यानी कि शिक्षकों को छात्र सौंप दिए जाते हैं। जैसे 40 का बैच है तो क्या करेंगे 10-10 के 4 बैच बना दिए, फिर उनसे क्या करेंगे अलग अलग रूप से शिक्षण करवाएंगे। चारों यानी लगभग 8 से 10 शिक्षक मिलकर उन 4 भागों को अलग अलग रूप से शिक्षण करवाएंगे। तो उससे क्या होगा कि उनके ज्ञान में एक अलग रूप से वृद्धि हो पाएगी। जेपीपी के अनुसार दल शिक्षण क्या है, ये देखिए। जेपीपी के अनुसार दल शिक्षण विधि अध्यापक की आधुनिक तकनीक है जिसमें 2 या 2 से अध्यापक मिलकर नियमित रूप से किसी कक्षा की अध्ययन योजना बनाते हैं और उस पर कार्य करते हैं और अंत में उसका मूल्यांकन करते हैं। देखिए इसमें क्या बताया कि 2 या 2 से अधिक क्या कहते हैं शिक्षक होते हैं और वे क्या करते हैं पहले तो अध्ययन की योजना बनाते हैं, फिर उस अध्ययन पर कार्य करते हैं यानी अध्ययन करवाते हैं और बाद में जाके उनका मूल्यांकन करते हैं। तो ये जेपी के अनुसार दल शिक्षण की परिभाषा है। अब कार्य प्रणाली देख लीजिए। पहले क्या होगा, योजना बनेगी, कौन सी दल शिक्षण की योजना बनेगी। फिर व्यवस्था होगी यानी व्यवस्था में कमरे को लेकर सब यानी कि व्यवस्था होगी, कमरा बड़ा होना चाहिए जिसमें बैठने के आराम से उनकी सुविधा होनी चाहिए बालकों के लिए, क्योंकि लास्ट में क्या होगा सबको यानी उस दल शिक्षण के मुख्य जो रहेंगे वह उन सब चीज़ों का सारांश बताएंगे और विभिन्न तथ्यों पर बातें करेंगे। इसके लिए बड़ा होना चाहिए रूम और लास्ट में जाके मूल्यांकन होगा कि आपने आज क्या पढ़ा क्या नहीं, उन सब चीज़ों का टेस्ट होगा, परीक्षा होगी जिसके माध्यम से परीक्षण किया जाएगा। दल शिक्षण के चरण देख लीजिए आप, ये सोपान थे, ये चरण है। चरण में प्रथम चरण में क्या होता है इसमें, अब देखिए जो शिक्षण कार्य होता है दल शिक्षण के वह निम्न प्रकार से होता है। ये देखिए प्रथम चरण में क्या होगा,
प्रारंभिक परिचय बालकों को अभिप्रेरित करना होता है। देखिए, इसमें क्या होगा कि भाई पहले तो अपन जो शिक्षण बिंदु लेके जा रहे हैं उसका प्रारंभिक परिचय दे दो आप। फिर क्या होगा, जिससे कि बालकों में उनके क्या है, शिक्षण के प्रति अभिप्रेरणा यानी जागृत होगी। तो इसके कारण से इस जो चरण को अपन उत्प्रेरणात्मक या फिर प्रेरणात्मक उपक्रम भी कहते हैं, यानी कि ठीक है। द्वितीय चरण की बात करेंगे तो इसमें विभिन्न पक्षों की व्याख्या होती है और छात्रों की शंकाओं का समाधान होता है। आज थोड़ा लिखने में ज़्यादा ही त्रुटि आ रही है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। देखिए, विभिन्न पक्षों की व्याख्या होती है और शंकाओं का समाधान होता है। द्वितीय चरण में क्या होगा कि पहले चरण में तो अपन ने बालकों को अभिप्रेरित किया, फिर वो पढ़ाने शुरू कर देंगे, तो क्या दूसरे पक्षों में क्या होगा, विभिन्न पक्षों की व्याख्या व्याख्या करेंगे अपन और छात्रों की शंकाओं का जैसे व्याख्या करते जाएंगे वैसे ही उसके साथ में अपन शंकाओं का समाधान करेंगे। तृतीय चरण की बात करें तो तृतीय चरण में कक्षा के छात्रों को छोटे छोटे समूह में विभक्त किया जाता है। फिर छात्रों को समस्या पर व्यक्तिगत वार्ता की जाती है और फिर छात्रों को अपनी समस्या के अनुसार किसी भी समूह में जाने के लिए स्वतंत्र कर दिया जाता है। देखिए, मैंने आगे ये बड़ा बता दिया था कि देखो, पहले तो छोटे छोटे इस तृतीय चरण में छोटे छोटे भागों में दल को बांट दिया जाता है। फिर क्या होता है, छात्रों से व्यक्तिगत वार्ता करते हैं, जो शिक्षक होते हैं उनकी समस्या पर व्यक्तिगत वार्ता होती है। फिर उन छात्रों को एक स्वतंत्रता दे दी जाती है कि वह अपनी समस्या के अनुसार जिस शिक्षण शिक्षण के दल में जाना चाहते हैं, कि उनके कौन से पक्ष में वह कमज़ोर हैं, उस पक्ष पे अगर शिक्षण हो रहा हो तो उस शिक्षण के दल में वे जा सकते हैं। इसकी स्वतंत्रता दी जाती है, जिससे वे उस शिक्षण के में जो कमी होगी उनके अंदर वो कंप्लीट कर लेंगे, उसके पूर्ति कर लेंगे, जिससे वह विषय वस्तु को अच्छे से समझ लेंगे। चौथे चरण की बात करते हैं तो इस चरण में छोटे छोटे छात्रों के समूह को वापस एक कक्षा का रूप दे दिया जाता है। वापस में लास्ट में क्या होता है चौथे चरण में, कि जो अपन ने अलग अलग बांट दिए थे उनको वापस एक कक्षा के रूप में वापस ले लेंगे। तथा फिर क्या होगा, समूह का जो प्रमुख होगा, जो यानी कि लीडर होता है इस दल शिक्षण का, जो लीडर होगा, जो यानी प्रमुख शिक्षक होगा, तो वो क्या करेगा, संपूर्ण शिक्षण की पहले तो पुनरावृत्ति करेगा कि आपने ये पढ़ा था, इस चरण में ये पढ़ा था, ये पढ़ा था। और फिर क्या होगा कि अंत में सारांश प्रस्तुत होता है और फिर वो लास्ट में सारांश प्रस्तुत करेगा। तो इस प्रकार से यह 4 चरण कंप्लीट होते हैं। अब दल शिक्षण के सिद्धांत की बात करते हैं तो सबसे पहले दल शिक्षण में तत्परता का सिद्धांत होता है। बालकों में तत्परता बनाने के लिए पहले तो अभिप्रेरित करेंगे अपन, और जिससे बालक क्या होंगे, क्या करेंगे कि वो अभिप्रेरित हो जाएंगे और वो पढ़ने में अपने मन को लगाएंगे। शिक्षण सहकारिता का सिद्धांत, देखिए इसमें दो तरह से होता है शिक्षण में सहकारिता। शिक्षण की सहकारिता देखिए, एक तो शिक्षण सहकारिता होती है और एक अधिगम की सहकारिता होती है। शिक्षण सहकारिता कौन करेंगे, तो अध्यापक या अपने शिक्षक करेंगे, जो अपने समन्वय करके यानी कि पूरी क्रियान्विति करके अपने आप के व्यवहार को समन्वित करके वो एक एक करके आएंगे अपने सामने, तो वह शिक्षण की सहकारिता होगी। और छात्रों की सहकारिता इसलिए कि छात्र एक साथ बैठकर पढ़ेंगे तो वो छात्रों की सहकारिता होगी। सामाजिकता का भाव इसमें डेवलप तो होता है, तो यह सब इसके अंतर्गत आता है। विषय सामग्री का चयन, तो कौन सी विषय वस्तु को अपन को पढ़ाना है तो यह सामग्री का चयन करने का, यानी कि बालकों में इस सिद्धांत का, यानी कि बालकों में तो नहीं गए, बालकों में निजी बाद में जाकर कोई कराने यानी विषय सामग्री का चयन करना हो तो वो कर सकते हैं। समस्या समाधान का सिद्धांत, देखिए इस दल शिक्षण में समस्या समाधान क्या होता है, तीसरे यानी अपन ने देखा कि शिक्षण का समाधान व्यक्तिगत रूप से तीसरे चरण में किया जाता है, वार्ता होती है और ये सब वहाँ पे होती है। निश्चित समयावधि का सिद्धांत, निश्चित टाइम के अनुसार यह कार्य होता है। विषय सामग्री का प्रयोग, जैसे जिस शिक्षण बिंदु को अपन ने लिया है उस शिक्षण में आने वाली जो प्रयोग होने वाली जो वस्तुएं हैं उनका प्रयोग एक सुव्यवस्थित रूप से करें, जिससे कि बालकों को उस संप्रत्य कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ में आएगा। तो यह विषय सामग्री का प्रयोग का सिद्धांत कहलाएगा। अब दल शिक्षण के गुण देख लीजिए। विद्यार्थी को विभिन्न विशेषज्ञों के द्वारा विशेषता का लाभ इस विधि के द्वारा मिलता है। जैसे विद्यार्थियों को विभिन्न विशेषज्ञों का लाभ इसी विधि के द्वारा मिलता है, क्योंकि आम दिनों में तो क्या होता है कि एक शिक्षक आकर आपको पढ़ाता है, लेकिन इस शिक्षण में क्या होगा कि अलग अलग यानी कि शिक्षक आएंगे और आपको अलग अलग तरीके से पढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा कि ये पहले बिंदु को कंप्लीट कर लेंगे इस टाइप से। जैसे कि अलग अलग विषय विशेषज्ञ आएंगे तो अलग अलग रूप से पढ़ाएंगे, तो इसका लाभ छात्र उठा पाएंगे। सहकारी आधारित
सहकारिता आधारित शिक्षण माना जाएगा। देखिए, मैंने यही बताया कि इससे सहकारिता आधारित शिक्षण देखिए, इसमें आप देख लीजिए कि सब छात्र साथ में बैठकर सामाजिक भाव से, यानी समाज के भाव उत्पन्न होता है एक तो इसमें, और दूसरा इससे इसी में ही शिक्षण भी होता है कि शिक्षण भी होता है और अधिगम भी होता है। शिक्षण कौन करवाता है? तो अध्यापक कराते हैं, और वो भी सहकारिता आधारित कराते हैं, और छात्र भी सहकारिता आधारित कराते हैं करते हैं। देखिए, मैंने ये आपको आगे ही बता दिया ये चीज़। विद्यार्थी को खुली चर्चा का अवसर दिया जाता है। इसमें व्यक्तिगत वार्ता के अंतर्गत विद्यार्थियों को प्रश्न करने के लिए विद्यार्थियों को खुली चर्चा के अवसर दिए जाते हैं, जिससे ये पॉइंट कंप्लीट होता है। विद्यार्थियों को उनकी समस्या का तुरंत समाधान दे दिया जाता है। तो यही मैंने बताया था कि जैसे ही अपन ने शिक्षण बिंदु पढ़ाया, तो उसके तुरंत ये बाद में क्या होता है, उसका समाधान उनकी कोई समस्या होगी तो तुरंत वह क्वेश्चन कर लेगा और तुरंत वो पढ़ के अपनी समस्या को दूर कर लेगा। छात्रों का अब देखिए, व्यक्तिगत विभिन्नता आधारित शिक्षण व्यवस्था होती है। जैसे दल के जो अपन ने भाग बनाए थे, उसमें प्रतिभाशाली, सामान्य और ये ऐसे भाग भी बनाए थे। तो उसमें इन सभी व्यक्तिगत विभिन्न जो बालक थे, उनका भी पोषण हो गया है इस विधि के द्वारा। छात्रों को आधुनिकतम ज्ञान प्रदान होता है। तो देखिए कि कभी-कभार जो विशेषज्ञ आते हैं, वो इस जो टॉपिक पढ़ाना है उसमें आधुनिकतम ज्ञान को भी शिक्षण में शामिल कर देते हैं, जिससे बालकों की रोचकता बनी रहती है, तथा उन्हें नवीन ज्ञान देने के लिए ये कुछ यानी टॉपिक्स को लाते हैं। अब लास्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। छात्रों के लिए इस प्रक्रिया में निदान और उपचार की व्यवस्था साथ में होती है। जैसे ही अपन ने किसी शिक्षण को पढ़ाया, तो उसके बाद क्या होगा कि छात्रों की कोई समस्या होगी तो उसका पहले तो कहाँ पे समस्या है वो देखना, तो यह निदान कहलाता है। लेकिन समस्या का पता चल गया तो उसके बाद उसका उपचार करेंगे, यानी उसे समस्या को दूर कर देंगे, तो उसे उपचार कहेंगे। तो यह व्यवस्था साथ में होती है। दोष की बात करते हैं। अब दोष के बाद आगे आ जाते हैं। शिक्षण समूह में समन्वय न होने पर संपूर्ण प्रक्रिया यानी क्या हो जाएगी, भंग हो जाएगी। जैसे कोई शिक्षक अगर समन्वित नहीं हुआ और किसी ने वहाँ पे यानी कि किसी के व्यवहार में अगर अचानक कोई यानी किसी शिक्षक की क्या हो गया, लड़ाई होगी किसी अन्य शिक्षक से, तो यह विधि कंप्लीट नहीं हो पाएगी। अगर कोई सुविधा, जैसे किसी शिक्षक की क्या हो गया, मैटर में कुछ मैटर के यानी कुछ हो गया, मैटर नहीं मिल पा रहा है किसी शिक्षक के, तो इस व्यवधान में क्या होगा कि पूरे जो योजना बनी थी वो पूरी भंग हो जाती है। खर्चीली विधि मानी जाती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, खर्चा आता है। जैसे कि शिक्षण कराने के लिए अलग अलग वस्तुएं लानी पड़ती है, जो कहीं तो खर्ची यानी महंगी होती है, और कहीं तो इसका मिल पाना भी मुश्किल है, तो ये खर्चीली है। पाठ्यक्रम समय पे नहीं होता, क्योंकि इसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो ये क्या होता है, पाठ्यक्रम समय पर नहीं हो पाएगा। लेकिन इसमें क्या होता है, विषय वस्तु का व्यापक ज्ञान बालकों को जाता है, तो यह उसके गुण के रूप में अपन देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा? आप इसका रिएक्शन हमें लाइक्स और सब्सक्राइब देकर कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे एक महत्वपूर्ण बात आपसे आपके समक्ष एक बात कहना चाहता हूँ कि यूट्यूब की अपनी कुछ पॉलिसी होती है, जिसमें कुछ फैसिलिटी होती है, जैसे कि 20 मिनट से ज़्यादा या 20 मिनट से ज़्यादा वीडियो को अपलोड नहीं किया जा सकता है, लाइव स्ट्रीमिंग नहीं हो पाती है, और थंबनेल जो यानी फ्रंट फ़ोटो आता है वह नहीं आ पाता है। तो ये सुविधाएँ अपने चैनल पर फ़िलहाल उपलब्ध नहीं है, तो इसके लिए अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर की ज़रूरत है। तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, और तो कुछ नहीं कर सकता हूँ। तो आप सब इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को फैलाएँ। यही आपकी सेवा के रूप में कार्य होगा।